नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है बहू को कठपुतली समझने वाले सास के साथ बहू ने ऐसा क्या किया कि उनके अक्ल ठिकाने आ गए। भगवान के लिए अब तो बस करो शालिनी, हकीकत को और कितना झूठ लाओगी। तुम्हें समझा समझा कर हार गई मैं, मगर तुम तो खुद को सिर्फ एक बलिदान की मूरत साबित करने पर तुली रही। एक अच्छी बीवी, बहू और माँ, और इसमें तुम खुद कहाँ खो गई ये तुम भी नहीं जानती। मैं कहती रही तुमसे कि थोड़ा खुद पर भी ध्यान दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अरे मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी परिवार है, और मैं तो एक डॉक्टर भी हूँ, पर इससे मुझे खुद पर ना ध्यान देने की वजह नहीं मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ, मगर उससे भी पहले एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारे लिए मजाक होगा, मगर ये कागज़ के टुकड़े मेरे लिए मजाक नहीं, तुम्हारी हकीकत हैं। ये हो तुम, और जानती हो इनके हिसाब से तुम कैसी ही एकदम बीमार। हीमोग्लोबिन सिर्फ 7%, विटामिन डी एक दम ना के बराबर, कोलेस्ट्रॉल इतना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, और प्री डायबिटिक रेंज में शुगर। अफसोस हो रहा है मुझे ये रिपोर्ट्स देखकर, और ये यूथ्स की सोनोग्राफी रिपोर्ट देखो। जब तुमने दूसरी 4 मिसकैरी किया था, मैं तब भी तुम्हें चेताया था कि अब प्रेगनेंसी में कोई जल्दी ना करना, मगर तुम्हें तो बस खुद को साबित करना था एक अच्छी बहू के रूप में। उन लोगों ने जरा सा जोर दिया और तुमने घुटने टेक दिए, और नतीजा है ये मेरी टेबल पर इन रिपोर्ट्स के रूप में। डॉक्टर मृदुला एकदम तीखे स्वरों में शालिनी को डांटते हुए बोल रही थी। शालिनी भी क्या करती, बस सर झुकाए सुन रही थी सब कुछ। आखिर गलती तो उसी की थी। जब से शादी करके उस घर में आई थी, बस मशीन की तरह काम करती रहती थी, कभी सास ससुर की चाय, कभी पति का टिफिन, तो कभी बच्चे की देखभाल। इन सब के बीच में वो खुद कहाँ खोसी गई थी वो खुद नहीं समझ पा रही थी। और जब उसने अस्पताल आने के लिए उन सब से गुजारिश की तो किसी के पास समय नहीं था। कभी सासू माँ को कीर्तन में जाना था, पतिदेव की ज़रूरी मीटिंग थी, और छोटे बच्चे का ख्याल बस 2 घंटे तक रखने में भी ससुर जी असमर्थ थे। अब ऐसे में उसे अकेला छोड़कर भी वो कैसे जाती। आखिर उसे साथ लेकर अस्पताल जाने की इजाज़त भी तो नहीं थी। जैसे तैसे आज बच्चे की एक्टिविटी क्लास के बहाने उसे लेकर ही अस्पताल गई थी। अस्पताल में उसके स्कूल की दोस्त डॉक्टर मृदुला काय चिकित्सा विभाग की हेड थी, सो उसके पहुंचते ही उसने उसे अंदर बुला लिया। उसे महसूस हो रहे लक्षणों के हिसाब से मृदुला ने पहले ही उसे व्हाट्सएप पर कुछ जांच करवाने को कहा था, जिसके लिए सैंपल वो लैब में कुछ दिन पहले ही दे चुकी थी। रिपोर्ट्स डॉक्टर मृदुला ने ही मंगवा ली थी, और जब से रिपोर्ट्स आई थी वो तब से उसके पीछे पड़ी थी कि वो अस्पताल आकर उससे मिले, मगर उसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी आज 20 दिन लग गए। करीब 6 साल पहले शालिनी का विवाह बड़ी धूमधाम से विवेक के साथ हुआ था। पेशे से केमिकल इंजीनियर विवेक की शालिनी से विवाह के 6 महीने बाद ही पहली फरमाइश थी नौकरी छोड़ने की। शालिनी, माँ पापा चाहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो। देखो मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, और तुम्हें भी इस घर में कोई कमी तो नहीं लगी होगी, और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर माँ ने सारी उम्र इतनी मेहनत की है, अब उन्हें भी तो थोड़ा हक है बहू से सेवा करवाने का और आराम का। अब तुम नौकरी में व्यस्त हो तो वो तो पहले से भी ज्यादा थक जाती है, विवेक ने 2 टूक कह दिया। ये बात और थी कि सुबह सारा काम निपटाकर ही शालिनी ऑफिस जाया करती थी। पहले तो उसने काफ़ी नानुकुर की, मगर फिर उसकी बदकिस्मती कहें या परिस्थितियां, कुछ ही महीनों बाद उसका गर्भपात हो गया। फिर तो जैसे सबको एक बहाना मिल गया उसकी नौकरी को लेकर उसे ताने मारने का। बात उसके मायके तक भी जा पहुंची। कितनी बार समझाया था इसे कि नौकरी छोड़ दें, मगर ये खुदगर्ज कुछ सुनती ही नहीं, बस नौकरी की रट लगाए रहती है। काश आप लोगों ने कुछ परिवार के साथ मिलजुल कर रहने के गुण भी सिखा दिए होते इसे पढ़ाई के साथ, तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। उसकी सास कुमुद उसकी माँ के सामने ही उसे कोसे जा रही थीं। देख बेटा, पापा ने बड़ी मुश्किल से तेरा दान दहेज इकट्ठा कर तेरा विवाह किया है। अब तेरी वजह से अगर कोई ऊंच नीच हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी हमें छुटकी का भी विवाह करना है। अच्छा खाना तो कमाता है विवेक, तुझे जिद करने की ज़रूरत ही क्या है। माँ ने भी कह दिया था और अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये अलग बात थी कि इतने कमाते खाते परिवार ने उसके मध्यम वर्गीय परिवार से दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पलंग, सोफा, फ्रिज, बाइक, सब तो उसे गवाही दे रहे थे कि कितने सक्षम पति की पत्नी है वो। फिर पूरे साल की सैलरी जो सासू माँ के हाथों में उसने सौंपी थी, उससे तो उन्हें परहेज नहीं था। अरे उसी पैसे में से 1 बाई रखकर उसे पगार दे देती तो इनका क्या जाता, वो खुद से कह उठी।
मगर हमारे समाज में जहां शादी के बाद लड़कियों को उनके किसी निजी फैसले में मायके का समर्थन ज़रा मुश्किल ही मिल पाता है, ऐसे में ये हादसा होने के बाद बेचारी शालिनी किससे क्या अपेक्षा रखती, सो उसने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे थे इस बात को कि सासू माँ ने फिर से बच्चे के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। सुनो बहू, अक्सर ऐसे मामलों में देरी करने से बात बिगड़ जाती है। समझदारी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द माँ बनने की दोबारा कोशिश करो, उन्होंने फरमान सुना दिया। फिर तो उसे लगने लगा जैसे वो बस उस पर निगरानी रख रही हों कि कब वो उन्हें खबर सुनाएगी। खैर 2 महीने के भीतर उसे दोबारा गर्भ ठहर गया। फिर क्या था उस पर हर प्रकार का दबाव, ये करो वो मत करो, क्या खाओ क्या पियो, कितना सो कितना जागो, बस कुछ नहीं था तो आराम काम करने की सख्त हिदायत थी। सुनो बहू, हमने भी काम करके ही बच्चे पैदा किए हैं। डॉक्टर को छोड़ो, वो तो पैसा बनाने को कुछ भी कहेंगे। काम करते रहने से तुम्हें ही अंत में सिजेरियन विजीरियन से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन्होंने शालिनी को सीख दे डाली। वो कहती रही कि उससे नहीं हो रहा, मगर सुनने वाला जैसे कोई नहीं था। इतना दबाव था उस पर प्रेगनेंसी को लेकर कि वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। होने वाले बच्चे से भी जैसे कटी कटी महसूस करने लगी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रही थी और विवेक भी समझ नहीं रहा था उसकी हालत। नतीजा ये हुआ कि 3रे महीने में ही उसका फिर एक बार एबॉर्शन हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो 6 दिन अस्पताल में ही भर्ती रही। सारा दिन अकेली पड़ी रहती। सास ससुर आते और अपना फर्ज जता जाते, साथ ही 2-4 ताने मार जाते। उस वक्त भी मृदुला ने उसे चेताया था कि वो अब अपना अगला कदम सोच समझकर उठाए और कम से कम 1 साल तो दोबारा माँ बनने का ना सोचे, और उसकी बच्चेदानी की हालत देखते हुए उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। मगर शालिनी की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे या फिर उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। घर वापस जाते ही उससे पहले की तरह ही काम की अपेक्षा रखी गई। कोई आराम नहीं, कोई विशेष ध्यान नहीं। माँ से कहा कि वो कुछ दिन मायके उनके पास आना चाहती है तो उन्होंने भी टाल दिया। देखो बेटा, अपनी सास से धीरे से पूछ लो, यदि वो खुशी खुशी हो कहें तो ठीक, वरना जिद मत करना। आखिर अभी तो तुम्हारी गृहस्थी भी ठीक से शुरू नहीं हो पा रही, ऐसे में उन्हें ये ना लगे कि तुम परिस्थितियों से भाग रही हो, उन्होंने उसे कह दिया था। अभी 6 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि बच्चे की रट उसे फिर सुनाई देने लगी। लेकिन मौजी डॉक्टर में 1 साल तक मना किया है, उसने समझाने की कोशिश की। अरे बहू, डॉक्टर पे नहीं ज़्यादा विश्वास करते, ऐसे मामलों में उल्टे जल्दी करोगी तो ठीक रहेगा। डॉक्टर का क्या जाएगा, वो तो फिर बाद में इलाज के नाम पर लाखों रुपये बनाएगी। हमारे ज़माने में कहाँ डॉक्टर हुआ करते थे, तब भी स्वस्थ बच्चे होते ही थे ना। तू तो इस बार बिना तनाव के बच्चे के बारे में सोच और सुन, ये वैद्य जी से मैं दवा लाई हूँ और ये ताबीज भी तेरे वास्ते खास बनवाया है। इसे कमर में बांध ले, फिर देख जादू, उन्होंने उसे कुछ पुड़ियाँ और एक ताबीज देते हुए कहा। इसे उसकी किस्मत कहें या फिर कुमुद जी की जड़ी बूटियों और ताबीज की महिमा, 2 ही महीनों में उसे गर्भ ठहर गया और इस बार वो एक खूबसूरत से बेटे की माँ बनने में भी कामयाब रही। वैसे कुमुद जी तो इसे अपनी जड़ी बूटी और ताबीज का ही असर बताते हुए फूली नहीं समा रही थी। ये और बात है कि उन्होंने इस बार उसके प्रेग्नेंट होते ही घुटनों के दर्द का बहाना कर उसे मायके भेज दिया था, जहां उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी हुई और आराम भी भरपूर मिला। एक बार बच्चा हो गया फिर तो शालिनी को फुर्सत ही कहाँ थी। मायके से लौटने के बाद दिन रात बच्चे को देखना, घर के कामकाज देखना। रात को नींद तक ठीक से नहीं मिल पाती उसे, दिन में जरा सुस्ताने का सोचती तो सासू माँ टोक देती। किसी वक्त एकदम पतली दुबली और खूबसूरत दिखने वाली शालिनी का शरीर अब बेडोल सा हो गया था। जब भी मृदुला से बात होती वो उसे इस बारे में आगाह करती और खुद पर थोड़ा सा ध्यान देने को कहती, मगर शालिनी बच्चे का बहाना करके बात टाल जाती। समय के साथ उसे कमजोरी रहने लगी और कभी कभी चक्कर आने लगे। उसने कुमुद जी को बताया तो उन्होंने इसे बस बच्चे और काम से जी चुराने का बहाना बता दिया। मगर वक्त के साथ उसे कमजोरी बढ़ती जा रही थी, पैरों में ज़रूरत से ज़्यादा ही दर्द रहता और धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि उसके पेट में ज़रा सा भी काम करने से दर्द रहने लगा। लेकिन कुमुद जी को ये सब बस बहाने लगे। तब उसने मृदुला से अपना हाल बताया, जिसके आधार पर उसने शालिनी को कुछ जांच करवाने को कहा। जब से रिपोर्ट आई थी मृदुला उस पर दबाव बनाए थी अस्पताल आकर उससे मिलने का, मगर इसमें भी उसे इतने दिन लग गए। और अकेली आई हो आज भी, क्या तुम्हारे पति के पास तुम्हारी सेहत के बारे में जानने का भी वक्त नहीं? क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो यहाँ तुम्हारे साथ हाजिर रहता? तुमने उन लोगों से बताया तो है ना? डॉक्टर मृदुला ने उससे पूछा। वो तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी पलकों के पीछे छिपे आंसू सारी सच्चाई बयान कर रहे थे।
अभी सिर्फ 28 की हो तुम और इतने खराब पैरामीटर्स, अगर अभी तुम नहीं चेती तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर जान प्यारी है तो दवाइयों से पहले अपना रूटीन बोटा, घर से बाहर निकलो, वेट कंट्रोल करो, खान पान बदलो, वॉकिंग और योगा शुरू करो। अब उन लोगों को पोता देकर उनकी ख्वाहिश तो पूरी कर चुकी हूँ, तुम थोड़ा जब अपने बारे में भी सोच लो, डॉक्टर मृदुला बोली। मगर इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब कैसे कर पाऊंगी, शालिनी ने उदासीन स्वरों में उत्तर दिया। शालिनी देखो, या तो तुम समझ नहीं रही या समझना नहीं चाहती। मेरे तो 2 बच्चे हैं, मगर मैं नौकरी और बाकी काम भी कर ही रही हूँ। तुम कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं जो अपना नफ़ा नुकसान भी ना समझ सको। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो और ये तो तुम्हारी सेहत की बात है। मैंने समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, एक और बात, पेट में यदि दर्द बढ़ता है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और दूसरे बच्चे का तो भूलकर भी सोचना मत करना, बहुत मुश्किल में आ जाओगी। मृदुला ने शालिनी को सब साफ शब्दों में कह दिया और कुछ दवाएं भी लिख दी। फिलहाल ये दवाएं शुरू करो, फिर देखते हैं, उसने शालिनी को पर्चा देते हुए कहा। शालिनी अपने बच्चे को नर्सरी से लेकर अस्पताल से घर के लिए निकली। रास्ते में एक बागीचा था, उसका कुछ देर वहां बैठने का मन किया सो अंदर चली गई। कुछ औरतें योगा कर रही थी, कुछ सैर कर रही थी। सभी तो उम्र दराज नहीं थीं जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर वहां आई हो, उल्टे ज्यादातर उसकी उम्र की थीं। शाम का सूरज अपनी प्रत्युषा किरणें बिखेरे था जब उनमें से कुछ को घर जाते वक्त आपस में बातें करते सुन उसकी सुध लौटी। ये भी तो सब शादीशुदा हैं, शायद इनके बच्चे भी होंगे ही, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी होंगी ही, मगर अपनी सेहत के लिए ये सब कितना समय निकाल रही है। कितना फर्क है इनके और मेरे चेहरे की आभा में, ये सब शायद मेरी ही उम्र की हैं, मगर क्या लग रही हूं मैं इनके सामने। वो खुद में ही बड़बड़ाए। इतने में एक औरत उसके पास आई। योगा क्लब ज्वाइन करोगी आप? हम रोज यहाँ मिलकर शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए योगा और एक्सरसाइज करते हैं, वो बोली। लेकिन मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो समय नहीं निकल पाता, शालिनी ने जवाब दिया। अगर इस सोच के साथ चलोगी तो बच्चे के बड़ा होने तक उसका ख्याल रखने लायक ही नहीं रह जाओगी, उस महिला ने उत्तर दिया। खैर, सर हिलाकर शालिनी वहां से निकल गई। घर कुछ ही दूरी पर था सो पैदल ही चल पड़ी। पहुंचते ही सास के ताने शुरू हो गए। कब की संध्या हो चुकी, ना हमारी चाय की चिंता, ना खाने की तैयारी, ना विवेक के ऑफिस से आने की परवाह। बस ऐसे ही बच्चे का बहाना बनाकर टाइम पास करती रहो। यहाँ 100 काम पड़े हैं और तुम अब आ रही हो। अरे ये ख्याल भी नहीं कि मम्मी जी पापा जी को शाम की चाय कौन देगा, वो बोले जा रही थी। शालिनी अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर नीचे आई। रिंकू को कुमुद जी के पास बैठाकर वो खाना बनाने में लग गई। ये क्या, खिचड़ी और तुरई और रोटी, पापड़ वगैरह? कुमुद जी ने पूछा। जी मम्मी जी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। वैसे भी रात का खाना हल्का ही होना चाहिए। अभी जो बना है उसे आप अपने साथ पापा जी को भी परोस दें। मैं अपना खाना लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ, शालिनी ने उनसे आज पहली बार यूं जवाब देते हुए बात की। वो भौचक्की रह गईं। क्या कमरे में? सुनो शालिनी, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? ये खाना लेकर कमरे में जाने का मतलब? अभी तो विवेक आया भी नहीं और तुम्हें खाने की पड़ गई। ये कौन सी उल्टी गंगा बहाना चाहती हो? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा मम्मी जी? क्या अपनी सेहत का ख्याल रखना पाप है? और अगर है तो ठीक है, आज से ये पाप मैं रोज करूंगी। जब से शादी होकर आई हूँ आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ का बलिदान देकर भी आपकी मर्जी से चलती रही। पहला एबॉर्शन होते ही आपको तो जैसे छूट मिल गई थी अपनी मर्जी मुझ पर थोपने की। दूसरा एबॉर्शन का तो कारण ही आप थी। इतना मानसिक तनाव बनाया मुझ पर आपने उन दिनों, डॉक्टर के मना करने के बावजूद आपने जोर डालकर मुझे तीसरी बार प्रेगनेंसी के लिए मजबूर किया। ये बच्चा ठीक ठाक हुआ, इसका श्रेय आपके ताबीज को नहीं मेरे माँ पापा को जाता है, जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की, चिकित्सा की और परामर्श लिए, दवाएं दिलवाए। आपने और आपके बेटे ने क्या किया उस समय? उल्टे डिलीवरी के बाद ही आपने काम की रट चालू कर दी, बिन सोचे कि मेरी भी कोई सीमा होगी। मैं भी थकती हूँ, रात रात भर में सो नहीं पाती थी, और दिन में मेरी थोड़ी सी मदद के बजाय सुबह से काम का दबाव, ना मेरे खाने की चिंता ना दवाओं की, उल्टे हर बात पर बस एक ही रट के डॉक्टर तो बस कुछ भी बोल देते हैं। ज्यादा रक्तस्राव हुआ तो भी आपको कुछ मतलब नहीं था। पेट में दर्द से 2 महीने से परेशान हूँ, मगर आपको तो ये ढकोसला लगता था, और आपके बेटे के पास तो फुर्सत ही नहीं। कितनी बार कहा मैंने आप लोगों से कि एक चेकअप करवाने चलिए, मगर आपको तो अपने कीर्तनों से फुर्सत नहीं थी। ना पापाजी बच्चे को देख सकते हैं, जिसका नतीजा है ये रिपोर्ट्स। ओह, तो अस्पताल गई थी? अरे तू भी क्या बोले जा रही है। हम
भी तो बच्चे के बाद मोटे हो गए थे, थके भी रहते थे, रक्तस्राव भी होता था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तेरे जैसा नाटक तो नहीं किया हमने, कुमुद जी बोली। हाँ मम्मी जी, समझ गई आपकी बात, यही सुनना चाहती हैं आप ना। मगर आज मैं आपकी ये इच्छा कतई पूरी नहीं करूंगी। आपकी सुनते सुनते तो नौबत यहाँ तक आ गई, मगर अब नहीं। अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मेरे लिए सही है, और सबसे पहला कदम होता है समय पर सही खाना। इसलिए अब मैं किसी का इंतजार नहीं करते बैठेगी। अपना खाना डॉक्टर के हिसाब से सही समय पर खाऊंगी, कहकर वो अपना खाना लेकर चली गई। इधर विवेक जो दरवाजे पे खड़ा सब सुन रहा था, उसने अंदर आकर सारी रिपोर्ट्स देखी। शायद उन सब कागज के टुकड़ों को देख उसे अपने किए पर ग्लानि हुई, ऐसा उसके हाव भाव बता रहे थे। वो चुपचाप फ्रेश होकर आया और कुमुद जी से अपना खाना लगाने को कहा। शालिनी शालिनी, क्या हर समय शालिनी शालिनी करती रहती हैं? उसने बना कर रखा है ना, आप क्या परोस भी नहीं सकती? वो उनके खाना परोसने के लिए शालिनी को आवाज़ देने पर झनाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद शालिनी नीचे आई, रसोई साफ की, फिर अपना और बच्चे का दूध गर्म करके वापस कमरे में चली गई। विवेक के एक दफे टोकने के बाद अब उनमें हिम्मत नहीं थी उसे कुछ कहने की, वरना तो दूध का ग्लास देख 100 ताने मार चुकी होती। अगले दिन सुबह सबका नाश्ता बनाकर शालिनी बच्चे को लेकर जल्दी ही निकल गई। करीब 10:30 बजे एक बाई आई। नमस्ते माँ जी, शालिनी भाभी में मुझे दोपहर का खाना बनाने के लिए और बाकी काम के लिए रखा है। अपनी आंखों के सामने सारी सत्ता पलटते देख उन्हें बुरा तो बहुत लग रहा था, मगर कुछ कहते आज बन भी नहीं रहा था उसे। रसोई व बाकी चीजें उन्होंने बड़े बेमन से समझाई। शाम करीब 6 बजे शालिनी वापस घर आई। बाई तब वहीं थी। वो उसके लिए ग्रीन टी और बाकी सब के लिए चाय लेकर आई। कैसा लगा सुमित्रा? सब काम ठीक से समझ लिया या एक बार दोबारा सब बताऊं? उसने ग्रीन टी पीते पीते पूछा। नहीं भाभी, घर सफाई वगैरह में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रसोई और बच्चे का समझा दीजिए, सुमित्रा ने जवाब दिया। चाय पीकर शालिनी थोड़ा फ्रेश होकर आई, तब तक सुमित्रा बच्चे को लेकर बैठी। फिर शालिनी ने पहले उसे सारा काम और समय बता दिया और फिर जाने को कहा और रसोई की तरफ चल दी। अब कुमुद जी से बर्दाश्त ना हुआ। ये चल क्या रहा है, क्या मुझे बताना भी जरूरी नहीं? वो अपने कड़े स्वरों में बोली। मौजी, ऐसा है ना कि आपको जवाब देते देते, बताते बताते और समझाते समझाते मैं थक चुकी हूँ। आपसे उम्मीद रखी थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब आप मुझे समझेंगी। मेरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया, लेकिन आपका मन नहीं पिघला। मैं रोज़ आपसे अपनी तबीयत के बारे में कहती रहती और आप रोज़ उसे मेरा काम ना करने का बहाना बताती रही, यहाँ तक कि मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने की फुर्सत भी आपकी नहीं थी। मैं हमेशा ये सोचती रही कि किसी दिन तो आप मेरे बारे में सोचेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। उल्टे मेरे और विवेक के बीच भी आपने अपने उसूलों और फरमाइशों की दीवार खड़ी कर दी। मैं इतने मानसिक तनाव से गुजरी, मगर जैसे किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। बाबूजी पाक से आकर थक जाते हैं, आप कीर्तन में थक जाती हैं, और विवेक तो दफ्तर में थकते ही हैं। बस एक में ही नहीं थकती। सारा दिन बहाने बनाती हूँ। उस शाम जब मुझे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, आपने तब भी उसे महज नाटक करार दे दिया। उसी दिन मेरी वो उम्मीद कि कोई मेरे बारे में कभी तो सोचेगा टूट गई, और मैंने तभी फैसला ले लिया कि अब मेरी खुद अपने बारे में सोचने की बारी है। अगले दिन अस्पताल इसीलिए खुद फैसला लेकर गई। अपनी गलतियों ने नतीजे से सामना किया। सारा दिन सोच विचार किया और फिर फैसला लिया, अपना ख्याल खुद ही रखने का। मैं अपनी नौकरी वापस शुरू कर दी है। आप चिंता ना करें, मैं सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाकर रिंकू को स्कूल छोड़ते हुए जाऊंगी। क्योंकि आपसे ये संभालता नहीं, इसलिए इसे मैंने स्कूल और उसके बाद एक्टिविटी क्लास में डाल दिया है। सुमित्रा सुबह आकर घर का काम करके, खाना बना के दोपहर 3 बजे रिंकू को ले आएगी और फिर मेरे आने तक उसकी देखभाल करेगी। मैंने एक प्राइवेट बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली है और दोपहर बाद में योगा एंड मेडिटेशन सेंटर जाऊंगी। शाम 6 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊंगी और आप चिंता ना करें, रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। एक और बात, ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मेरा फर्ज है आपकी आज्ञा या राय लेना, बल्कि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा फैसला जानने का आपका हक है। और हाँ, दीदी का अभी अभी एबॉर्शन हुआ है, ज़रा उन्हें समझा दीजिएगा कि दूसरे बच्चे की जल्दी ना करे, वरना मेरे जैसी अगर उनकी हालत हो गई तो आप सहन नहीं कर पाएगी। आखिर वो इस घर की लाडली बेटी है। विवेक भी आ चुका था और शायद दरवाजे पे खड़ा खड़ा सब सुन भी चुका था। सुमित्रा से कहना तुम्हारे नहीं मेरे आने तक रुकेगी। अगर तुम आकर काम करोगी तो कल से मैं भी आकर रिंकू को संभालूंगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा और छोटी को भी तुम हर बात खुद ही समझाना, उसे अच्छा लगेगा।
विवेक ने कहा। माँ आप शाम की चाय तो बना ही सकती है हमारे लिए, वो कुमुद जी की ओर देखकर बोला और अंदर चला गया। शालिनी 2 मिनट जदर आना, कुछ जरूरी बात करनी है, विवेक ने कमरे से आवाज लगाई जो कुमुद जी के मन को चीर गई। मगर कुमुद जी अब क्या करती, चल पड़ी रसोई की और अपनी गलती पर पछताते हुए। आखिर बहू को आड़े हाथ लेते लेते बेटा ही हाथ से चला गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।